नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चालू किया है, जिसमें से सोशल साइंस के हमने क्वेश्चन को कराया है। सोशल साइंस जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उसका सेट 3 का हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करा चुका हूं मैं। आज हम लोग सेट 3 का पार्ट 3 कराने जा रहा हूं। 57 से 80 क्वेश्चन तक होगा। आप लोग इस पर बने रहें और देखें। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगा और अपने क्वेश्चन की ओर सीधा आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हम लोगों का, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1873, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी है 1945। तो देखिए, महिलाओं को इंग्लैंड में जो वोट पाने का अधिकार प्राप्त हुआ वो 1918 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? ऑप्शन है आप लोगों का दोहरी सरकार, बी नंबर स्वतंत्र न्यायपालिका, डी नंबर संविधान की सर्वोच्चता और डी नंबर इनमें से सभी। तो देखिए, अगर हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की बात करें तो यहाँ दोहरी सरकार भी है। देखिए, केंद्र में और राज्य में सरकार तो बनता ही है, और स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में भी है, संविधान की सर्वोच्चता भारत में है, इनमें सभी। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या है? विशेषता है। तो डी नंबर इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? ए 45, बी 48, सी 53, डी 75। देखिए, ये भागलपुर का नहीं पूछेगा, ना ही मुजफ्फरपुर का पूछेगा, ना ही और जगह का पूछेगा। ये पटना का क्यों पूछ रहा है? क्योंकि देखिए, पटना फेमस है, बिहार की राजधानी पटना है, इसलिए पटना के नगर निगम की वार्ड की संख्या पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसमें से देखिए, ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 53, ऑप्शन डी है 75। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर 75। तो ऑप्शन डी नंबर इसका सही आंसर है। पटना नगर निगम में 75 वार्ड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? यानी कि किनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है लाल कृष्ण आडवाणी, और आगे कुछ होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1956। राष्ट्र विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना, वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो इसमें इसका आंसर जो है वो बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देखिए, आप लोग भी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने से क्या होगा कि आप लोग उसका आंसर करिए अपने मन में, ताकि आप लोग कितना जान रहे हैं ये भी आप लोगों को पता चलता जाएगा। भारत में राष्ट्र आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्र आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? ऑप्शन है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी है योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन डी है राष्ट्र प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा।
तो देखिए भारत में राष्ट्र आय की गणना जो की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, जिसका नाम है CSO। चलिए, सेंट्रल सांख्यिकी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो कहिए। अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों से अक्सर गलती हो जाता है क्योंकि उनको सारी बातें पता नहीं रहता है। इस कारण से इस क्वेश्चन को देखिए, y इक्वल टू सी प्लस आई में i का क्या अर्थ है। यहाँ पे i का अर्थ पूछा गया है। कभी आपसे c का भी अर्थ पूछा जा सकता है और कभी आपको y का भी अर्थ पूछा जा सकता है। देखिए इसमें y इक्वल टू सी प्लस आई का अर्थ है, देखिए y जो दर्शा रहा है ना वो i को दर्शाता है और c जो दर्शाता है वो उपभोग को दर्शाता है और i जो दर्शाता है वो निवेश को दर्शाता है। यानी कि कुल जीडीपी का, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो जीडीपी वो y को दर्शा रहा है। और अगर हम c की बात करें तो मतलब उपभोग, मतलब किसी क्षेत्र में उपभोग को बता रहा है और आई जो बता रहा है वो किसको बता रहा है, किसी क्षेत्र के निवेश को बता रहा है। तो आई क्या है यहाँ पे, निवेश हो जाएगा। निवेश इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगर हम लोगों को वाई के बारे में पूछता तो वाई हम लोग क्या कहते हैं, आई को। अगर हमको सी पूछता तो सी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग। तो आप लोग ये कहीं लिख लें कॉपी में, ताकि नेक्स्ट बार अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आप लोग सही सही इसका आंसर दे सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए है बीमा का व्यय, ऑप्शन बी है मूल्यह्रास, ऑप्शन सी है कच्चे माल की कीमत, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वो देखिए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं है बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत, इनमें सभी। तो इनमें से सभी शुद्ध राष्ट्र आय में शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन इसका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, खनन को इसमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को इसमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी है कच्चे माल की कीमत, नहीं, तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, खनन को इसमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो खनन को हम लोग जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर सही हो जाएगा। तो खनन को हम लोग किस में शामिल करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 66वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवाद किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, डी इनमें से कोई नहीं। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। आप लोगों को पूछा जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगले स्लाइड पर। और 67वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से क्या पूंजी पर पारिश्रमिक है। इनमें से क्या पूंजी पर पारिश्रमिक है। ए लगान, बी मजदूरी, सी ब्याज और डी लाभ। पूंजी पर पारिश्रमिक जो होता है
वो होता है ब्याज। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है। सॉरी, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है। ए महाजन, बी व्यापारी, सी रिश्तेदार, डी सहकारी बैंक। तो देखिए संस्थागत वित्त का स्रोत है सहकारी बैंक। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्त संसाधन प्रदान करता है। ए आपातकालीन, बी मध्य अवधि, सी दीर्घकालीन, डी इनमें से सभी। 69 में जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करती है, तो वो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दीर्घकालीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन कराता है। सहकारी बैंक, दूसरा है भूमि विकास बैंक, तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं आएगा, सिर्फ इसका ऑप्शन आएगा। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान कराने वाली संस्था को वित्त की आपूर्ति कौन कराता है, तो ये नाबार्ड बैंक कराता है। देखिए ऑप्शन क्या है इसमें से, अगले ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे तो वहाँ शायद हम लोगों को पता चल जाए कि क्या कह रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखें तो यहाँ पे नाबार्ड बैंक है, और सी क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो देखिए जो भी आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़ कि जब हम लोग ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था की बात करेंगे तो वो नाबार्ड बैंक है, और ये बहुत बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 1901 में, 1904 में, 1912 में, 1915 में। तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1904 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र से कार्यरत होता है। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है। तो ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम लोग विकसित देश कहें तो विकसित देश में जो अधिकांश क्षेत्र कार्यरत होता है ना वो कृषि क्षेत्र में होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र नहीं हो जाएगा। क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र होगा जो विकासशील देश सॉरी विकसित देशों के कार्यबल अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र पर, विकसित देश ना है, सॉरी सर विकासशील देश तो है नहीं, सेवा क्षेत्र इनमें से नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे विकसित देश के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र पर कार्य करता है, तो इसका आंसर देखिए कृषि क्षेत्र नहीं लगाइएगा आप लोग, कृषि क्षेत्र गलती से हो गया, विकसित दिया है ना, विकासशील तो नहीं दिया ना। तो यहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ये गलत कर लीजिएगा। क्योंकि विकसित कहा है, जो विकसित देश है उनके बारे में बोल रहा है, विकासशील देश के बारे में नहीं कह रहा है। तो विनिर्माण क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी है 1991 में, ऑप्शन डी है 1995 में। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि भारत में नई आर्थिक नीति की, तो नई आर्थिक नीति जो लाया गया था ना वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको LPG
लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जी से ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का मतलब यही होता है, एल से लिबराइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए ये लाया था नरसिम्हा राव के द्वारा। तो ये कब लाया गया था, तो हम लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1991। तो यहाँ पे आप लोग सी नंबर इसका टिक कर दीजिए, 1991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि उत्पादों के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। कृषि उत्पादों के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आईएसआई मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, इनमें से सभी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, एग मार्क। क्योंकि देखिए एग मार्क एक ऐसी मानक चिन्ह पद्धति है जो खाद्य सामग्री पर लगाया जाता है, और आईएसआई मार्क की बात करें तो ये वस्तु की गुणवत्ता को बताता है, और हॉल मार्क की बात करें तो ये सोने की गुणवत्ता को बताता है। ये तीनों आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एग मार्क। चलिए 75वां नंबर क्वेश्चन की ओर कह चलते हैं हम लोग। मानव पूंजी का मुख्य घटक कौन है। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी। देखिए ऐसा क्वेश्चन देके आप लोगों को एग्जामिनर हर हमेशा फंसाने के लिए कोशिश करेगा। और देखिए मानव पूंजी का मुख्य घटक भोजन, भोजन के लिए भी सोच सकते हैं आप, स्वास्थ्य के लिए भी सोच सकते हैं, शिक्षा के लिए भी सोच सकते हैं। तो देखिए सारे चीज इसमें इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अगर इसका मारना पड़ेगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर, आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन का इसका सटीक आंसर इनमें सभी ही होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ शिक्षा को कहते हैं तो शिक्षा के द्वारा भोजन तो आ जाता है, स्वास्थ्य भी आएगा। लेकिन देखिए स्वास्थ्य और भोजन दोनों दोनों भी है मानव पूंजी का एक मुख्य घटक। तो कहीं ना कहीं इनमें सभी जो ऑप्शन दे दिया है ना, तो इसलिए डी नंबर हमको चूज करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे हम लोग अगर इनमें सभी नहीं दिया रहता, कोई और ऑप्शन दिया रहता, तो हम लोग शिक्षा को चुनते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। मानव पूंजी का घटक भोजन भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, इनमें से सभी। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, और इसमें से आप लोग यहाँ पे देखिए ये ऐसा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देता है एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन सेटर, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो। तो इसमें जो है अगर हम सही बात करें तो भोजन भी, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी, सभी ज़रूरत है, मानव पूंजी का यही घटक है। लेकिन अगर इसमें इनमें सभी नहीं देके कुछ दूसरा ऑप्शन देता, तब यहाँ पे हम लोग किसको चुनते, शिक्षा को। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76वां नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई। ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1997, ऑप्शन डी है 2004। देखिए जवाहर रोजगार योजना जो लागू की गई थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी जब थे तो उनके द्वारा लागू की गई थी। कब की गई थी, तो 1989 में। कब की गई थी, तो 1989 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि अगले पेज पे मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 77वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या कहा है यहाँ पे 77वां नंबर क्वेश्चन कि HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई। 1980 में, बी नंबर 1990 में, सी नंबर 1970 में, डी नंबर 1960 में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1990। मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ये कब शुरू किया गया था, 1990 में। तो ये कब 1990, इसका बी नंबर, इसका ऑप्शन सी, बी नंबर सही हो जाएगा। 77 का बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 78वां नंबर क्वेश्चन की ओर।
जिसमें कह रहा है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? वानिकी, मछली पालन, विनिर्माण, पशुपालन। देखिए वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, पर विनिर्माण जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूंकि इसमें नहीं पूछा गया है हम लोगों को, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 79वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? वस्तुएं, वस्तु मुद्रा, सी मुद्रा, इनमें से सभी। तो देखिए क्या जो है दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को हल करता है? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? व्यापारिक बैंक कौन सा इसमें नहीं है? तो ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए 80 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक। ये कोई व्यापारिक बैंक नहीं है, ये बैंकों का बैंक कहलाता है। तो ये भारत में सबसे सर्वोच्च बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जो सभी बैंकों को ऋण प्रदान कराती है। देखिए हम लोगों ने 80 क्वेश्चन ये पूरा कर लिया। आज हम लोगों का सोशल साइंस का सेट 3 आ गया, सेट 3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ हिंदी के क्वेश्चन को कराऊंगा और कुछ संस्कृत के क्वेश्चन को कराऊंगा। हिंदी का भी 3 सेट कराता हूं अभी, और संस्कृत का भी मैं 3 सेट कराऊंगा। तो हिंदी संस्कृत हो जाने के बाद फिर से मैं पुनः सोशल साइंस और साइंस का जो 5 सेट है उसको लेके आऊँगा, उसको भी मैं कराऊँगा। और उसी तरह से फिर हम लोग हिंदी संस्कृत का जो 5 सेट फिर बच जाएगा उसको कराऊँगा। यानी कि धीरे धीरे आप लोगों का सारे सब्जेक्ट का हम यहाँ पे सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा के फिर इसके जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको मैं ब्रीफली से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। आप लोग चैनल पर बने रहे और इससे फ़ायदा उठाएं। आप लोगों को एक 100% कह रहा हूँ कि आप लोग जो परीक्षा दीजिएगा उसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।